बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, उसको भी। इन दोनों टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ये सब है क्या? ये सब जो है ना वो मैटर की फॉर्म्स है, यानी ये सब ऐसी फॉर्म्स है जिसमें मैटर जो है, जो भी हमारे इर्द गिर्द मैटर है हमारी इन्वायरमेंट में, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई वेट है और कोई स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो उसको कहते हैं मैटर। अब मैटर की ना तीन तरह की फॉर्म्स है। पहले हमने उसकी स्टेट्स पढ़ी थी, अब हम उसकी फॉर्म्स पढ़ेंगे। वो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट जो है ना वो क्या होता है, वो एक प्योर सब्सटेंस होती है, यानी वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बना होता है। एटम क्या है? सबसे छोटी चीज ना जिससे मैटर बनता है। जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर तो वो फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर। तो सबसे छोटा यूनिट कौन था? सेल था। इसी तरह जो नॉन लिविंग चीज है ना, जैसे मैटर है, वो एटम्स से मिलकर बनी होती है। जब सेम तरह के एटम्स से मिलकर जो है ना वो कोई भी सब्सटेंस बनता है तो उसे कहते हैं एलिमेंट। जैसे अगर ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा उसके अंदर, ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। अब अगर गोल्ड है तो उसमें सिर्फ, अगर हम एक गोल्ड की कोई रिंग देखेंगे उसके अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम्स है, तो वो एक एलिमेंट है क्योंकि वो गोल्ड के एटम्स से मिलकर बनी है, कोई मिक्सिंग नहीं हुई भी उसके अंदर। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के ना एटम्स मिलते हैं तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। अब उसमें क्या होता है कि सबकी ना अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन मिल के जब वो कंपाउंड बन जाता है ना तो फिर उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हमने एलिमेंट देखना है, अब ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो सारे के सारे ऑक्सीजन के ही उसके अंदर ना एटम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम कंपाउंड को देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा? जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा सॉल्ट होता है, जो हम नॉर्मली सॉल्ट हमारे खाने में डलता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है। अब इसके अंदर सोडियम भी है, इसके अंदर क्लोराइड भी है, दो अलग तरह के इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, तो ये जो है वो कंपाउंड है। अब सोडियम अकेला क्या है? डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, लेकिन और क्लोरीन जो है वो अकेली पॉइजनस है, जहर है। लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? सॉल्ट, नमक, जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है इन दोनों से, जिसको हम अपने खाने में डेली यूज कर रहे हैं। तो फिर कंपाउंड इसी तरह होता है कि दो अलग तरह के जो है वो मिलते हैं एलिमेंट्स, और ये एटम्स जो है, एलिमेंट के जो एटम्स है वो मिलते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं। उनकी बॉन्डिंग से एक नई तरह की चीज बन जाती है। जैसे H2O एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे और एक नया कंपाउंड बन गया, वाटर बन गया। सही है, अलग तरह के एटम से मिलकर बनता है। अच्छा, आगे देखें मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में ना दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होती है, लेकिन उनके अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं होती, उनकी कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती। जैसे अब यहाँ पे हमने देख लिया ना, इनका तो एक प्रॉपर बॉन्डिंग हुई ना, एक तरह से एक नई चीज बन गई, नया सब्सटेंस बन गया। अब मिक्सचर जैसे सैंड और सॉल्ट का मैं ले लूं मिक्सचर, सही है। अब इनके अंदर तो कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, ये सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर ही रहेगा। अगर मैं सैंड और सॉल्ट को जितना भी मिक्स कर लूं कोई नई चीज नहीं बनेगी, ये सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर ही रहेगा। दोनों की अपनी अपनी अलग ही प्रॉपर्टीज रहेंगी, कोई एक नई सब्सटेंस नहीं बन जाएगा नई प्रॉपर्टीज वाला। अगर मैं आपकी डेली लाइफ से एग्जांपल दूं, जैसे सैलेड का बाउल है, उसके अंदर टमाटर भी है, खीरा भी है, प्याज भी है, सब मिक्स है, लेकिन सब मिलके, सबकी प्रॉपर्टीज मिलके एक नई प्रॉपर्टीज नहीं बन जाएगी। हर कोई अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज रखता है उसके अंदर। हर किसी का आपको अलग टेस्ट आएगा, प्याज खाओगे अलग टेस्ट आएगा, खीरा खाओगे अलग टेस्ट आएगा। समझ आ रही है आपको ये बात? मिल के कोई नई चीज नहीं बन गई। अगर आप नमक खा रहे हैं तो उसके अंदर आपको सोडियम और क्लोराइड का अलग टेस्ट नहीं आएगा कि आप बोलेंगे मुझे सोडियम का भी टेस्ट आ रहा है, क्लोराइड का। पानी पी रहे हैं तो उसके अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टेस्ट अलग से नहीं पता चलेगा, वो एक नई चीज बन चुकी है मिलके। पानी अब बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बन चुका है। लेकिन मिक्सचर जो है वो मिलके नया चीज नहीं बनाता, वो फिक्स रेशो में नहीं मिलता, केमिकल बॉन्डिंग उसके दरमियान कुछ भी नहीं होती। अच्छा, अब आप देखिए, अब अगर हम एक गिलास पानी लें, उसके अंदर हम नमक घोल दें, वो कंपाउंड बन गया ना। सही है, पानी में नमक घोल दिया, वो एक कंपाउंड बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया सॉल्ट का। लेकिन मैं उसके अंदर चीनी भी डाल दूं तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा, चीनी का, नमक का, पानी का एक मिक्सचर बन जाएगा। तो अलग अलग जो है वो चीजें मिक्सचर में जो है वो क्या होती है? मिक्स होती हैं। एलिमेंट एक ही चीज के, एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बना होता है, कंपाउंड में दो एलिमेंट्स मिलकर एक नई चीज बना देते हैं, और मिक्सचर में अलग अलग चीजें बस मिक्स होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अपनी जो है वो अलग ही रहती हैं एक दूसरे से। अच्छा, अब आगे ना आपको सबसे पहले
एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। मैंने आपको एक मजे की बात बताती हूँ, आपकी बुक का जो नेक्स्ट पेज है ना उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस लिखा हुआ है। तो आपके पेपर में ना ज्यादातर ये डिफरेंस ही आता है। तो आप नेक्स्ट पेज पर जो डिफरेंस लिखा हुआ है ना वहां से इसको याद करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर किसी एक पे नोट आ जाएगा तो वो भी आप उसमें से उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एलिमेंट पे नोट आ जाएगा तो आप उस डिफरेंस वाले टेबल में से सिर्फ एलिमेंट के पॉइंट्स लिख देना, कंपाउंड पे आ जाए तो सिर्फ कंपाउंड के पॉइंट्स लिख दें, और अगर डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस की फॉर्म में भी कर ले। यहाँ से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें इस लेक्चर से, उसके बाद आप इसको सिर्फ रीड दें, एक दफा रीड कर लें इसको, ताकि इसमें कोई डिफरेंट पॉइंट हो जो आपके एमसीक्यूज में या शॉर्ट में आ सकते हो तो आपके वो नजरों से गुजरा हुआ हो। लेकिन याद आपने नेक्स्ट पेज पे जो डिफरेंस लिखा है ना वहां से करना है। अच्छा, अब एलिमेंट क्या है? वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, सबसे सिंपल मैटर की जो सबसे सादा फॉर्म है, सबसे सिंपल, सबसे छोटी फॉर्म, वो कौन है? वो एलिमेंट है। अच्छा, ये एक प्योर सब्सटेंस है, यानी इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। ये एक बिल्कुल प्योर होता है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, कोई मिक्सचर नहीं होता। सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बने। अगर ऑक्सीजन है तो सारे ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। और छोटे सब्सटेंसेस में जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, सिंपल ऑर्डिनरी, जैसे हीट देके हम चीजों को, मॉलिक्यूल्स को तोड़ लेते हैं, इस तरह के जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस है उससे हम इसकी ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे अब O2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिले हैं तो ये एक एलिमेंट है। H2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स से मिलके हाइड्रोजन का एलिमेंट बन गया। इस तरह ये जो है एलिमेंट होता है कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिले और एक एलिमेंट बन गया ऑक्सीजन का। 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिले, O3 है, ओजोन जो गैस होती है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिले और ओजोन बन गई, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट। सेम तरह के एटम्स से जो मिलकर बनती है। एक ऑक्सीजन का एटम है, जब ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिल गए तो वो एलिमेंट बन गया, 3 मिल गए तब भी वो एलिमेंट ही है, क्योंकि वो सेम तरह के एटम्स है ना। अच्छा, एलिमेंट जो है वो तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो एलिमेंट्स हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं दुनिया में वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड और गैसियस एलिमेंट जो है वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। जो हमारे पास लिक्विड और गैसियस है वो कम होते हैं, ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब जो एलिमेंट है ना वो मेटल भी हो सकता है, वो नॉन मेटल भी हो सकता है, वो मेटलॉइड भी हो सकता है, वो नोबल गैस भी हो सकता है। ये सब जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो उसमें हम आपको ये सब की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। मेटल जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, और नॉन मेटल जो है ना वो ब्रिटल होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। और मेटलॉइड जो है ना वो मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का। इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ा ये मेटल जैसा होता है, थोड़ा ये नॉन मेटल जैसा होता है। और उसके अलावा जो नोबल गैसेज है ना ये बहुत स्टेबल गैसेज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस नहीं करती क्योंकि ये स्टेबल होती हैं। रिएक्शन हर कोई भी वो चीज करती है जो स्टेबल नहीं होती, वो खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरी चीजों के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है। लेकिन नोबल गैसेज जो है वो बिल्कुल स्टेबल होती है, जो चीज स्टेबल है वो दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करती। एलिमेंट्स जो हैं वो एटम की फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, आयंस या आइसोटॉप्स के भी फॉर्म में होते हैं। अब एटम्स क्या? एक सिंगल पार्टिकल, जैसे एक ऑक्सीजन का एटम पड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन का, तो मैं क्या बोलूंगी कि एटम की फॉर्म में भी एलिमेंट है। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना दें, इस फॉर्म में भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आयंस के फॉर्म में भी होते हैं। आयंस क्या होता है? चार्ज पार्टिकल, जैसे किसी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए या आ जाए ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और आइसोटॉप्स की भी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप आगे चल के पढ़ेंगे ये सब। आइसोटॉप्स जो है ना वो एक ऐसा एलिमेंट होते हैं जिसके एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, एटम जो होते हैं, हमने एटम को देखा हुआ है, एटम जो होते हैं उसके अंदर सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो जो आइसोटोप होते हैं ना उसके जितने भी एटम्स होंगे ना उनमें प्रोटॉन्स का नंबर तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है ना वो सब में क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। आगे ये एलिमेंट्स की ना कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं काफी सारी, इनको आप रीड कर लें। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारी जो है एलिमेंट्स की एग्जांपल्स, इनमें से 3-4 आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम में लिखने के लिए, और एक दफा इन सबको देख लें ताकि अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो आपको उसका पता हो। आगे अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड्स को। कंपाउंड्स में जो क्या है वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंसेस हैं, यानी कि इनके कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड होती है। एक ही कंपाउंड का हर सैंपल बिल्कुल सेम होता है, चाहे हम उसकी छोटी क्वांटिटी ले लें या बड़ी क्वांटिटी ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 चम्मच नमक लें या 1 किलो नमक लें, क्या दोनों का टेस्ट डिफरेंट होगा? नहीं, दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये एक कंपाउंड है, ये एक प्योर सब्सटेंस है और इसकी कॉम्पोजिशन हर जगह बिल्कुल सेम रहती है।
अच्छा, अब जो कंपाउंड है ना वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और एक फिक्स्ड रेशियो में, यानी एक बिल्कुल एग्जैक्ट इनकी प्रॉपर रेशियो होती है जिसमें ये कंबाइन करते हैं। अच्छा, जैसे अब H2O है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अब ये जो कम वाटर का कंपाउंड है, अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इनकी एक फिक्स रेशियो है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी टाइम ऑक्सीजन 2 हो जाए और हाइड्रोजन 1 हो जाए। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा इसके अंदर। अच्छा, जब एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ मिलते हैं, एलिमेंट्स कम टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो उनको फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करना, यानी उनके उस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जुड़ के वाटर बन चुके हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज बन चुके हैं, एक डिफरेंट सब्सटेंस बन चुके हैं। अब इनके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। कंपाउंड जो है वो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं और उसके अलावा इंटरमेटालिक भी हो सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं। ये जो है ना, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे चल के आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनके ऊपर पूरा पूरा एक कॉन्सेप्ट है ये, जो लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है ना वो ऐसे होते हैं कि जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, अंदर न्यूक्लियस होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जिनसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, एक या उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है या उनका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आयनिक कंपाउंड जो है जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जब मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं ना, डिफरेंट मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, वो कंबाइन करके क्या बना देगी, ब्रास, एक डिफरेंट जो है वो कंपाउंड बना देती है। तो इंटरमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं जब डिफरेंट मेटल्स आपस में कंबाइन करती हैं और एक अलग मेटल बना देती है, तो इंटरमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि जिसमें ना सेंटर में एक एटम होता है, सही है, मोस्टली वो मेटल ही होता है, और उसके इर्द गिर्द आसपास जो है ना वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और आइंस आके ना अटैच हो जाते हैं, उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। नेचर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमने अभी पढ़ा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनऑर्गेनिक जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते, सॉल्ट्स, एसिड्स वगैरह, वो इनऑर्गेनिक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के यहाँ पे ना एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं कि वाटर, अमोनिया, वाटर क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रॉपर रेशियो में मिलते हैं और हमारे पास वाटर बनता है। अमोनिया क्या होता है, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक प्रॉपर रेशियो में मिलते हैं और हमारे पास अमोनिया बनते हैं। इसी तरह मीथेन है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, इस तरह NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, ये डिफरेंट आ गए। ये जो है ना वो इसकी एग्जाम्पल्स, इनको आप ना देख सकते हैं और इनको एक दफा रीड भी कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास MCQs में आ जाती हैं। आगे वो कह रहे हैं कि जो कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो उनकी खसूसियात होती हैं और जिस तरह से वो जिन चीजों से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स की, वो यूनिफॉर्म रहती हैं, सेम रहती हैं पूरे उनके सैंपल में। मतलब एक सैंपल से दूसरे सैंपल में, उसमें सब में उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। जैसे अगर हम 1 गिलास पानी ले लें या 10 टैंकर पानी ले लें, मिले हुए तो बने तो H2O से ही होंगे ना, कॉम्पोजिशन भी उनकी सेम रहेगी, टेस्ट भी उसका सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज भी पानी की वही रहेंगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट सब सेम रहेगा। ऐसे तो नहीं है ना कि 1 गिलास पानी का टेस्ट अलग है और एक टैंकर पानी का टेस्ट अलग है, तो दोनों जो है वो सेम होंगे। एक टुकड़ा ले लो आप गोल्ड का, प्योर गोल्ड का, या 1 किलो प्योर गोल्ड ले लो, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, दोनों गोल्ड एटम से ही मिलकर बने होंगे। तो इसलिए कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की जो वो यूनिफॉर्म रहती हैं, वो सेम रहती हैं। आगे जो है वो मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस जब एक दूसरे के साथ सिर्फ फिजिकली मिक्स हो, यानी उनको वो मिक्स तो हो गए लेकिन वो अंदर से ना उनका रेशियो या उनके अंदर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा। जैसे हमने कंपाउंड्स में देखा ना, सोडियम और क्लोरीन ने मिलके एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बना दिया, NaCl, सॉल्ट बना दिया। सोडियम एक अलग प्रॉपर्टीज रखता है, क्लोरीन अलग प्रॉपर्टीज रखता है, लेकिन दोनों ने मिलकर जो एक कंपाउंड बनाया NaCl, वो उन दोनों सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल एक डिफरेंट चीज था। लेकिन मिक्सचर में ऐसे नहीं होता, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं ना, सब अपनी अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं, मिलके वो एक नई चीज नहीं बना देते, बल्कि सबकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती हैं, इंडिविजुअल रहती हैं। तो मिक्सचर जो है वो एक या एक से ज्यादा जो है वो एलिमेंट्स की टाइप से या कंपाउंड से मिलकर एक मिक्सचर बनता है, लेकिन उसकी कोई रेशियो नहीं होती, उसके दरमियान में कोई बॉन्ड नहीं बनता। जैसे कि अब एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स है, सॉइल है,
सोइल के अंदर सैंड भी होती है, रेत भी होती है, क्ले भी होती है, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर सब प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स। मिल्क है, उसमें वाटर भी है, उसमें फैट भी है, उसमें प्रोटीन्स पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। टैप वाटर जो हमारी टूटी का पानी होता है उसके अंदर वाटर सॉल्ट वगैरह, अक्सर जो क्लोरीन वगैरह भी डिजोल्व होता है। तो ये हमारी एवरीडे एग्जांपल्स हैं। अब मिक्सचर की ना दो टाइप्स होती हैं, ये आपके पास क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं। शॉर्ट में आ जाए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स तो आप बता सकते हैं कि मिक्सचर की दो टाइप्स हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन हर जगह सेम रहती है। जैसे एयर है, एयर हर जगह सेम है ना, गैस से वो बनी हुई है, हर जगह एक ही जैसी है। टैप वाटर है, पानी भी हर जगह, पानी आप ले रहे हो तो सेम है ना, होमोजीनियस है वो बिल्कुल, उसके अंदर जो भी मिक्सचर बना हुआ है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। लेकिन हेट्रोजीनियस होता है जिसके अंदर जो है ना वो कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि उसकी अपीयरेंस जो है ना वो अनइवन होती है। जैसे सैलेड के एग्जांपल लेना, सैलेड के अंदर आपको हर चीज अलग अलग पड़ी हुई नजर आ रही है ना। सैलेड के मिक्सचर के अंदर आपको टमाटर, प्याज सब अलग नजर आ रहे होंगे। लेकिन जब आपके पास जो है वो टैप वाटर आ रहा है तो आपको उसके अंदर अलग सॉल्ट नजर आ रहा है, आपको उसके अंदर क्लोरीन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा ना, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो मिक्सचर डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बना है, लेकिन वो एक होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है। लेकिन जो ये है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें जो है वो अनइवन अपीयरेंस होती है। अब सॉल्ट और वाटर का जो सोल्यूशन है, यानी पानी है, पानी के अंदर जब आप नमक को मिक्स करेंगे तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा ना, या बच जाएगा, नहीं बचेगा। पानी के अंदर नमक एक पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर आप उसी पानी के अंदर चौक को मिक्स करें या मिट्टी को मिक्स कर दे तो वो नहीं मिक्स होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, पानी और मिट्टी आपको अलग अलग नजर आएगी। तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो एक प्रॉपर मिक्सचर नहीं बनता, यूनिफॉर्म नहीं होता। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। उसके बाद जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, एक रॉक का जो सैंपल है, यानी एक पत्थर का जो सैंपल होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स, कंपाउंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। वो क्या क्या मिनरल्स हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये डिफरेंट मिनरल्स के नाम लिखे हुए, ग्रेनाइट, मीका, लाइमस्टोन वगैरह जो वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि काफी सारे एलिमेंट जो है वो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको आर्टिफिशियल, यानी साइंटिस्ट जो है वो लेबोरेटरी वगैरह में भी बनाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल होते हैं। अब उसमें एक जो है वो मिक्सचर एलिमेंट की बात की गई है, नाम लिया गया टेक्नीशियम। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें बस इसका नाम, कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल सबसे पहला एलिमेंट जो आर्टिफिशियली साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बनाया था उसका नाम क्या था, टेक्नीशियम। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी एक सब्सटेंस की हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एलो का मतलब होता है डिफरेंट या फिर अलग अलग, और जो ट्रॉपिक है ना, वर्ड ट्रॉपिक, इसका मतलब होता है तरीका, शक्ल, मैनर या फॉर्म, इस तरह, यानी कि एक ही चीज का, एक ही सब्सटेंस का, सेम चीज का डिफरेंट तरीकों से अरेंज हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। अच्छा, अब एलोट्रोपी क्या होता है कि एक एलिमेंट है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसके एटम्स अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं, एलिमेंट वही है लेकिन उसके एटम्स अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं और वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं एलोट्रोपी। जैसे आपने वो ब्लॉक्स देखे हैं जो बचपन में जैसे ब्लॉक्स से खेलते हैं, तो उन होते वो ब्लॉक्स ही हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करके डिफरेंट शेप्स बना दी जाती हैं। तो उसको इसी तरह से एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं सब्सटेंसेस की। अब एलिमेंट जो है ना वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल क्या होता है, बनावट या साख के लिहाज से ना, अंदर से वो एलिमेंट के अंदर एटम्स वही है लेकिन उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अच्छा, अब लेकिन उसकी ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है ना, एक ही एलिमेंट की जो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फिजिकल क्या है, साहिरी, बनावटी, जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, या वो जिस तरह से दिख रहे हैं वो सब, उनके कलर वगैरह वो सब भी डिफरेंट होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उनके अंदर जो बॉन्डिंग है, जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होंगी। तो ये जो फॉर्म्स होती है ना, इनको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स, यानी एक ही सब्सटेंस का डिफरेंट तरीकों से अरेंज होकर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना देना। और इस फिनोमेना को, यानी कि इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एलोट्रोपी। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ना आगे आपके पास एग्जाम्पल्स दी हुई है, डिफरेंट जो है एलिमेंट्स उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में बताया हुआ है। ये आपकी एलोट्रोपी की थी डेफिनेशन। अब आगे वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एक एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन की जो है वो दो हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं। एक हमारे पास ऑक्सीजन O2 है। ऑक्सीजन O2 क्या है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं सांस लेते हुए,
वो नॉर्मल एक ऑक्सीजन होता है। अब ये कलरलेस गैस है, हमें नजर तो नहीं आती ना, कलर भी नहीं है इसका कोई, इसकी कोई ओडोर भी नहीं है, इसकी कोई खुशबू भी नहीं है, कलरलेस है, ओडोरलेस है। अच्छा, अब ओजोन O3 क्या है? अब ये भी ऑक्सीजन ही था ना, यानी ऑक्सीजन के ही एलिमेंट्स मिले, दो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिले, तो ऑक्सीजन बन गया, और तीन मिले तो क्या बन गया? ओजोन बन गया। तो ये ऑक्सीजन की ही दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब तीन एटम्स मिलके क्या बना देंगे? ओजोन बना देंगे। अब इसकी स्मेल थोड़ी सी शार्प होती है, थोड़ी तेज होती है। मैंने आपको बताया ना, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स की। ये हार्मफुल भी हो सकती है, ओजोन की जो लेयर है हमारे पास वो हार्मफुल होती है ना, सनलाइट की यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करती है ये ओजोन की जो लेयर होती है। तो इनके काम भी डिफरेंट हो गए, इनकी शेप भी डिफरेंट होगी। अच्छा, इसी तरह कार्बन जो है उसके अंदर हमारे पास जो है वो तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स पाई जाती है। कार्बन की कितनी है? तीन। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि ऑक्सीजन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, कार्बन की कितनी है। अब कार्बन की कितनी फॉर्म्स है? तीन फॉर्म्स है। उन तीनों फॉर्म्स के नाम क्या है? एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक है बकमिंस्टर फुलेरिन। इसको हम आगे ना डिस्कस करते हैं इन सबको एक एक करके। डायमंड जो है ना वो एक बहुत बड़ा, जाइंट कहते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर ये बना होता है। एक होता है ना माइक्रो मॉलिक्यूल, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल यानी बड़े मॉलिक्यूल से। अच्छा, ये चार कार्बन एटम के साथ एक अरेंजमेंट बनाते हैं, एक बॉन्डिंग बनाते हैं। ये जो डायमंड है इसका एक बहुत हार्ड सा ना ये सब्सटेंस होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को भी कंडक्ट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेफाइट, जो इसकी दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। वो क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है कार्बन के ना, हेक्सागोनल। यानी हेक्सागोनल क्या है? जैसे हमने पीछे देखा है ना, हनी कॉम्ब के जैसे रिंग्स बना देते हैं, बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह ना, शहद के छत्ते की तरह के इसके अंदर ना रिंग्स बन जाते हैं कार्बन के। और लेयर्स के बीच में इसके ना फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं, और इसकी फीलिंग ऐसे होती है जैसे स्लिपरी सी फीलिंग होती है ना, इस तरह की फीलिंग आ रही होती है। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जो हमारी पेंसिल्स वगैरह है ना, जो लेड पेंसिल होती है, लेड पेंसिल के अंदर जो लेड डला होता है, ब्लैक कलर का जो लेड सा डला होता है, ये उसमें यूज होता है ग्रेफाइट। अब तीसरी जो हमारे पास कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, वो है बकमिंस्टर फुलेरीन। ये इसके अंदर ये क्या है? C60, यानी कार्बन के इसके अंदर 60 जो है वो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसको हम बक्की बॉल भी कहते हैं वैसे तो। इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं? स्फीयर्स होते हैं। स्फीयर्स किस तरह होते हैं? ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस तरह स्फीयर, स्फेरिकल शेप के अंदर ये होते हैं, सही है। इसके अंदर ना स्फीयर्स होते हैं, जो कि एटम्स के स्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स में अरेंज होते हैं। पेंटागोन्स क्या होते हैं? 5 कॉर्नर्स वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कहते हैं पेंटागोन्स, और जो 6 कॉर्नर्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसको हम कहते हैं हेक्सागोन्स। तो इसके अंदर जो कार्बन के एटम्स है ना, वो पेंटागोन्स और हेक्सागोन्स दोनों की तरह अरेंज होते हैं, 5 कॉर्नर्स में भी और 6 कॉर्नर्स में भी अरेंज हुए भी होते हैं। अच्छा, फुलेरीन्स जो है ना वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। इसके अंदर ना मोस्टली वैसे 20 हेक्सागोन्स प्रेजेंट होते हैं, 20 के करीब हेक्सागोन्स होते हैं, और 12 के करीब पेंटागोन्स होते हैं, जो कहा जाता है। फुलेरीन्स जो है ना वो हाई टेम्परेचर पर, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर पर स्टेबल होते हैं। इनको स्टेबल रखने के लिए, इनको जो है वो नॉर्मल रखने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और बहुत ज्यादा क्या चाहिए होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है। अच्छा, अब आगे वो कह रहे हैं कि इनकी नेचर जो है ना वो कोवेलेंट होती है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो दो एटम्स आपस में जो वो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो ज्यादातर कार्बन कार्बन के एटम्स के अंदर ही बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन के जो एलोट्रोप्स है ना दूसरे, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे वाटर वगैरह है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड वाले जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना, उसमें ये सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन जो ये फुलेरीन्स है ना, ये वैसे तो नेचर में कोवेलेंट है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल भी होते हैं। ये इनकी एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, यानी नॉर्मल से हट के इनकी एक ना यूनिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, फुलेरीन का स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक यूनिक स्ट्रक्चर है, एक बहुत डिफरेंट, एक बहुत मुनफरिद सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो चार्ज नहीं होते। चार्ज का मतलब क्या है? कि उनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इनके मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं होता। ये वैसे भी स्टेबल है ना, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। उसके अलावा इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, इनके इर्द गिर्द ना कोई बाउंड्रीज नहीं है। वैसे तो ये क्लोज्ड बना हुआ है ना, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है क्लोज्ड, लेकिन कोई इसकी ना स्पेसिफिक इसके इर्द गिर्द जो है वो बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होती, कोई इसके एजेस प्रेजेंट नहीं होते, कोई इसके किनारे वगैरह जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होते। उसके अलावा इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अनपेयर्ड का मतलब क्या है? जो दूसरे के साथ शेयर ना हुआ हो, या कोई एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना अक्सर, तो वो ऐसा प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसके इर्द गिर्द देखे ना हर जगह कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है।
तो वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के ही रहते हैं। तो कोई भी ऐसा एटम नहीं होता कि जिसका बॉन्ड ना बना हो या वो अनपेयर्ड हो, तो इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए तो ये स्टेबल है। मैंने आपको पिछले उसमें बताया ना टॉपिक में कि जब भी कोई चीज स्टेबल होती है तो वो दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। रिएक्शन ही तब होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने की कोशिश करेगा ताकि उसके अंदर जो अपने फिक्स्ड अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पूरे हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो वो रिएक्शन कर देगा, जब उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। या फिर किसी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, एक की कमी है, एक या दो की कमी है, तो वो चाहेगा कि उसके पास आ जाए वो, ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए, तब भी वो बॉन्ड बनाएगा, रिएक्शन करेगा। लेकिन जो स्टेबल हो जाएगा वो तो आगे रिएक्शन नहीं करेगा ना, तो इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका स्ट्रक्चर एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो केज लाइक होता है। केज क्या होता है? पिंजरे की तरह बना होता है। ये आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, बिल्कुल पिंजरे की तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये अंदर से होलो है। अंदर से क्या है? ये खाली है ये स्ट्रक्चर, और इसकी जो होलो स्पेस होती है ना अंदर, नजर आ रहा है, इसकी स्पेसेस बिल्कुल खाली है। अच्छा, इसके जो होलो स्पेसेस होती है उनमें ये कभी भी दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ना ट्रैप कर सकता है, पकड़ सकता है उसके अंदर। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये सारी जो फुलिरीन की ना यहाँ से प्रॉपर्टीज शुरू हो रही है, और यहाँ तक इसकी ये प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर आपके पास ना शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है फुलरीन की प्रॉपर्टीज का, तो ये आपने सारी इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करने हैं। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, यानी डायमंड जो बहुत हार्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी तो हाई था ना, लेकिन जो फुलरीन है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक केज की तरह, गार की तरह बना हुआ है, इसके अंदर खाली स्पेसेस हैं, तो इसकी फोर्सेज वीक होती हैं, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अच्छा, ये सॉफ्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड था, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर स्लिपरी था, लेकिन फुलरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, जिसको हम कंप्रेस भी, दबा भी सकते हैं इजीली, और सॉफ्टनेस की वजह से ना इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट किसी एलिमेंट का बताया हुआ है सल्फर। ये जो सल्फर होते हैं ना, एस से हम इसको लिखते हैं। इसकी दो क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होती है, एक फॉर्म होती है इसकी रोम्बिक, और एक फॉर्म होती है इसकी मोनोक्लिनिक। ये आपको यहाँ पे ना नीचे अपने पास बनी हुई भी नजर आ रही होंगी, इसके जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ना, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल येलो कलर के ना क्रिस्टल्स होते हैं, समझ आप ऐसे समझो जैसे बर्फ के टुकड़े हो ना, और उनको जमा दिया जाए और उनके एक रैंडम से क्रिस्टल्स बन जाए येलो कलर के, तो रोम्बिक बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो मोनोक्लिनिक है ना वो बिल्कुल वो ऐसे लंबी लंबी सुइयों के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे पिक्चर में, लंबी लंबी सी ना सुइयों के जैसा स्ट्रक्चर होता है मोनोक्लिनिक। रोम्बिक जो स्ट्रक्चर है ना वो कहाँ होता है? वो रूम टेम्परेचर पे होता है, यानी नॉर्मली जो हमारे इर्द गिर्द टेम्परेचर है ना उसमें अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो वो रोम्बिक अपनी कंडीशन में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम उसको हीट दे देंगे, हम सल्फर को क्या करेंगे? हीट दे देंगे, तो वो अपनी मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाएगा। हीट देने से या टेम्परेचर देने से जो सल्फर है ना वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में आ जाता है, और अगर दोबारा से इसको कूल डाउन करके रूम टेम्परेचर पे ले आए तो ये फिर से रोम्बिक फॉर्म में बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि जो फॉर्मर वन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द लेटर वन, यानी जो पहली फॉर्म है रोम्बिक फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है बाद वाली फॉर्म से। जो सल्फर, ये जो इसकी मोनोक्लिनिक फॉर्म है ना वो इतनी स्टेबल नहीं होती, रोम्बिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट है ना, तो रूम टेम्परेचर वाली जो इसकी फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है, हीट वाली इतनी स्टेबल नहीं है। कितनी देर हम उसको हीट दे के रख सकते हैं, थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपने रूम टेम्परेचर वाली फॉर्म में आ जाएगी ना, तो ज्यादातर वो सल्फर जो है वो अपनी रोम्बिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें साथ साथ।